वेलकम टू टुडेज एपिसोड। आज के एपिसोड में हम अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट की कैपिटल फ्लोज एंड द एफएक्स मार्केट वाली रीडिंग का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे समझो कि एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मतलब एक्सचेंज रेट में दो करेंसी इन्वॉल्व होती है। एक को अपन प्राइस करेंसी बोलते हैं जो न्यूमरेटर में आता है, और दूसरे को अपन बेस करेंसी बोलते हैं जो डिनोमिनेटर में आता है। लेट्स से अगर अपन को एक्सचेंज रेट दिया है INR USD का 83 रुपीज, इसका मतलब है कि एक यूएसडी आपको कितना INR बाय कर सकता है, और एक यूएसडी को बाय करने के लिए आपको कितना INR चाहिए। 83 रुपीज विल बाय यू 1 USD एंड 1 USD विल बाय यू 83 INR। तो इस केस में USD अपना बेस करेंसी बन गया, क्योंकि एक्सचेंज रेट INR अपॉन USD था तो बेस में USD है, और INR आपका प्राइस करेंसी बन गया क्योंकि वो न्यूमरेटर में था। अगर आपका एक्सचेंज रेट डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब हमेशा जो आपका बेस करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो रहा है, वो गिर रहा है। अगर आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है आपका बेस करेंसी एप्रिशिएट हो रहा है, बेस करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। मतलब अगर अपना एक्सचेंज रेट 83 रुपीज पर डॉलर से इंक्रीज होके 85 रुपीज पर डॉलर हो जाता है, इसका मतलब डॉलर हैज एप्रिशिएटेड अगेंस्ट इंडियन रुपी, या फिर बोल सकते हो इंडियन रुपी हैज डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट US डॉलर। तो ये ध्यान रखना, वॉट एवर इज इन द बॉटम इट इज द बेस। एंड जब भी कोटेड प्राइस इंक्रीज होता है तो बेस इंक्रीज हो रहा है, कोटेड प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो बेस डिक्रीज होता है। फिर यहाँ पे कंसेप्ट आता है डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट का। देखो, डायरेक्ट कोट मतलब जब आपका एक्सचेंज रेट इस तरीके से दिखाया गया है कि आपका डोमेस्टिक करेंसी प्राइस करेंसी है और आपका फॉरेन करेंसी आपका बेस करेंसी है, तो वो एज एन इन्वेस्टर इन द डोमेस्टिक कंट्री एक डायरेक्ट कोट बन जाता है। अगर आपका एक्सचेंज रेट इस तरीके से दिखाया गया है कि आपका डोमेस्टिक करेंसी बेस करेंसी में है और आपका फॉरेन करेंसी प्राइस करेंसी में है, तो वो आपके लिए इनडायरेक्ट कोट बन जाता है। मतलब अगर डोमेस्टिक कंट्री में एक इन्वेस्टर है, उसके लिए कोई एक्सचेंज रेट डायरेक्ट कोट है, तो फॉरेन कंट्री के इन्वेस्टर के लिए वही एक्सचेंज रेट इनडायरेक्ट कोट बन जाएगा। एग्जांपल से समझो, अगर 83 INR पर USD है, मतलब यहाँ पे डॉलर बेस करेंसी में है जो एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए फॉरेन करेंसी है, और INR प्राइस करेंसी में है जो एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए डोमेस्टिक करेंसी है। तो एक्सचेंज रेट किस टर्म्स में दिया है? डोमेस्टिक करेंसी अपॉन फॉरेन करेंसी। तो ये इंडियन इन्वेस्टर के लिए डायरेक्ट कोट बन जाता है और एक US बेस्ड इन्वेस्टर के लिए इनडायरेक्ट कोट बन जाता है। लेट्स से अगर आपका एक्सचेंज रेट USD अपॉन INR में दिया था और आप एक इंडियन इन्वेस्टर हो, तो अब ये एक्सचेंज रेट आपको फॉरेन करेंसी अपॉन डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में दिया है, तो ये आपके लिए एज एन इंडियन बेस्ड इन्वेस्टर एक इनडायरेक्ट कोट बन गया, और एक US बेस्ड इन्वेस्टर के लिए ये डायरेक्ट कोट बन गया। सिंपली ये समझो कि अगर डोमेस्टिक करेंसी अपॉन फॉरेन करेंसी के टर्म्स में एक्सचेंज रेट दिया है, तो ये एक डायरेक्ट कोड बनता है एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर के लिए, और ये एक इनडायरेक्ट कोड बन जाता है एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। परचेजिंग पावर पैरिटी का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे दो चीजें अपन को समझनी है, एक परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है और एक परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट क्या है। देखो, PPP का सिंपल मतलब है ये अपन को हेल्प करता है टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन टू कंट्रीज। और जो PPP एक्सचेंज रेट है ये एक थ्योरिटिकल एक्सचेंज रेट है, ये रियल में नहीं होता, ये एक थ्योरी में एक्सचेंज रेट है जो अपन को हेल्प करता है टू बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बोथ द कंट्रीज। एग्जाम्पल से समझो, अगर 1 kg एप्पल US में $1 का है और 1 kg एप्पल इंडिया में 80 रुपीज का है, तो जो आइडियल एक्सचेंज रेट होना चाहिए इन दो कंट्रीज के बीच में, दैट शुड बी ₹80 पर डॉलर। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में PPP के कंडीशन सेटिस्फाइड इसलिए नहीं होते क्योंकि काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, ट्रेड बैरियर्स इन्वॉल्व होते हैं, डिमांड सप्लाई गैप होता है, एंड इसीलिए PPP इज जस्ट इन थ्योरी एंड नॉट इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। फिर आता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट वर्सेस रियल एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट। जो एक्सचेंज रेट आप अपने आसपास सुनते हो, जो आप न्यूज़पेपर्स में रीड करते हो, जो आप टीवी स्क्रीन में देखते हो, ये सारे एक्सचेंज रेट नॉमिनल एक्सचेंज रेट हैं। और जो एक्सचेंज रेट आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद निकालते हो वो आपका रियल एक्सचेंज रेट बनता है। जब भी आपको एक्सचेंज रेट खरीदने जाना है, लेट्स से डॉलर खरीदने जाना है, तो जो आपको आपका बैंकर एक्सचेंज रेट बताएगा वो आपका नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है। अगर आपका एक्सचेंज रेट A/B के टर्म्स में दिया है
और वो इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ बेस इज इंक्रीजिंग, बेस एप्रिशिएट हो रहा है, और जो आपका प्राइस करेंसी है वो आपका डेप्रिशिएट हो रहा है। तो दिस मीन्स दैट द परचेजिंग पावर ऑफ प्राइस करेंसी विच इज करेंसी ए हैज डिक्रीज्ड एंड परचेजिंग पावर ऑफ बेस करेंसी विच इज करेंसी बी इट हैज इंक्रीज्ड। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से आपका INR अपॉन USD का एक्सचेंज रेट 80 से इंक्रीज होके 83 चला जाता है। इसका ये मतलब है कि पहले आपको $1 में खाली 80 रुपीज मिलता था, अब आपको $1 में 83 रुपीज मिल रहा है। दिस मीन्स दैट द परचेजिंग पावर ऑफ डॉलर हैज गॉन अप एंड परचेजिंग पावर ऑफ INR हैज गॉन डाउन। पहले अगर आपको $100 का गुड्स इंपोर्ट करना था इंडिया में तो खाली आपको 8,000 देना पड़ता था, बट अब आपको 8,300 रुपीज देना पड़ेगा टू गेट दैट सेम $100 ऑफ गुड्स। सो योर परचेजिंग पावर ऑफ INR हैज गॉन डाउन। जब अपन दोनों कंट्रीज के इन्फ्लेशन लेवल को एडजस्ट कर लेते हैं इस एक्सचेंज रेट से, तब अपन को एक करेंसी की रियल परचेजिंग पावर का वैल्यू समझ में आता है, एक करेंसी का अपन रियल एक्सचेंज रेट निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना कि जो रियल एक्सचेंज रेट है ये कहीं पे कोट नहीं होते, ये कहीं पे ट्रेड नहीं होते। अगर आपको कोई करेंसी को खरीदने या सेल करने जाना है तो आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट में ही ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। रियल एक्सचेंज रेट खाली अपन रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करते हैं, इसको खाली एक्चुअल में परचेजिंग पावर ऑफ अ करेंसी को समझने के लिए यूज करते हैं। रियल एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी डिनोटेड इन P/B टर्म्स को अपन निकाल सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगेन इन P/B टर्म्स इनटू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस करेंसी अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ प्राइस करेंसी। कैसे निकलेगा? नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस करेंसी अपॉन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ प्राइस करेंसी। तो इससे अपन को क्या समझ में आया कि इंक्रीज इन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट P/B it will increase your real exchange rate, a decrease in the nominal exchange rate will decrease your real exchange rate, an increase in nominal and real exchange rate increases the purchasing power of the base currency and it decreases the purchasing power of the price currency and vice versa। फिर कंसेप्ट आता है स्पॉट एक्सचेंज रेट वर्सेस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का। देखो, स्पॉट एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जिस एक्सचेंज रेट में आप इमीडिएटली ट्रांजैक्शन कर सकते हो एक करेंसी के पेयर का। लेट्स से आपको तुरंत डॉलर की रिक्वायरमेंट है, आप अपने बैंकर के पास गए और उससे पूछे कि भाई क्या एक्सचेंज रेट है अगर मैं तुरंत डॉलर बाय करूंगा, तो जो एक्सचेंज रेट वो आपको बताएगा वो आपका स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है। यही एक्सचेंज रेट है जो मोस्ट ऑफ अस विल रिफर टू इन आवर डेली लाइफ्स। बट स्पॉट ट्रांजैक्शंस ना काफी माइनॉरिटी रोल प्ले करता है इन द टोटल डेली टर्नओवर ऑफ द ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट वो एक्सचेंज रेट है जो यूज होता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन दैट वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर। मतलब जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सचेंज रेट यूज होता है उसको अपन फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर सिंपली फॉरवर्ड ये एक एग्रीमेंट है कि भाई मैं फ्यूचर में तुम्हारे साथ ट्रांजैक्शन करूंगा फॉरेन एक्सचेंज में, बट मैं रेट को आज लॉक इन कर लेता हूं। So an agreement to do transaction at a future date on an exchange rate which is agreed upon today। अब आपको पता नहीं रहेगा आप क्यों फॉरवर्ड में एंटर करते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है ना फ्यूचर में क्या स्पॉट रेट होने वाला है। इसीलिए आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को आज हेज कर लेते हो, आज कम कर लेते हो बाय एंटरिंग इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉकिंग इन द फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। लेट्स से आपने यूएस में कुछ सामान एक्सपोर्ट किया और आपको वहां से $1,000 मिलने वाला है 3 महीने के बाद। अब 3 महीने के बाद क्या एक्सचेंज रेट होगा आपको पता नहीं है और आप चाहते हो कि ये रेट आज ही लॉक इन कर लो, तो आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करोगे एट अ 3 मंथ फॉरवर्ड सेल कि भाई मैं फ्यूचर में जब तुम्हारे पास डॉलर सेल करने आऊं तो तुम मेरे को ये पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट के हिसाब से रुपीस दे देना। तो लेट्स से आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया एट ₹83 पर डॉलर। सो दिस ₹83 पर डॉलर बिकम्स योर फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फिर एक कंसेप्ट आता है बिड आस्क प्राइस का। बिड प्राइस क्या है? द रेट एट विच द बैंकर द डीलर इज विलिंग टू बाय द बेस करेंसी, ये आपका बिड प्राइस बनता है। फिर द रेट एट विच द बैंकर और द डीलर इज विलिंग टू सेल द बेस करेंसी, ये आपका आस्क प्राइस बनता है, इसको अपन ऑफर प्राइस भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना जब भी आपका बिड आस्क प्राइस आएगा इट इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू बाइंग एंड सेलिंग द बेस करेंसी एंड एक बिड प्राइस विल ऑलवेज बी लेस देन द आस्क प्राइस, क्योंकि दुनिया में कोई भी डीलर, कोई भी बैंकर, कोई भी शॉपकीपर हमेशा प्रॉफिट कमाने के मोटिव से बैठा है। ही वुड ऑलवेज वांट टू बाय लो एंड ही वुड ऑलवेज वांट टू सेल हाई। जो डिफरेंस होता है बिड आस्क प्राइस में, ये आपका डीलर का प्रॉफिट मार्जिन बन जाता है, इसी को अपन
बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं। फिर करेंसी एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट आता है। देखो, लेट्स सी आज आपका डॉलर आईएनआर एक्सचेंज रेट 80 रुपीज पर डॉलर है। ये एक्सचेंज रेट बढ़ के हो जाता है रुपीज 84 पर डॉलर। तो इसका ये मतलब है कि डॉलर की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है एंड रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है, बट बाय हाउ मच परसेंटेज? तो जब आपको बेस करेंसी का एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन निकालना है तो आप सिंपली निकाल सकते हो 84 माइनस 80 अपॉन 80, योर एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू डिवाइडेड अपॉन बिगनिंग वैल्यू विच इज 5% इन आवर केस। बट क्या इसका ये भी मतलब है कि जो अपनी प्राइस करेंसी है, जो अपना आईएनआर है, वो भी 5% से डेप्रिशिएट हुआ है? द आंसर इज नो। जब आपको कोई भी करेंसी का एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन निकालना है तो पहले आपको उस करेंसी को बेस में लेके आना होगा एंड उसके बाद आप डायरेक्टली एंडिंग वैल्यू माइनस बिगनिंग वैल्यू अपॉन बिगनिंग वैल्यू वाला फॉर्मूला को यूज करके परसेंटेज एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। So to calculate percentage appreciation and depreciation for any currency, make sure you convert the exchange rate in such terms that the currency for which you have to calculate appreciation or depreciation is coming in the बेस। फिर कंसेप्ट आता है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। देखो, जो भी फॉरेन एक्सचेंज में मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आता है बाई साइड और एक आता है सेल साइड। जहां सेल साइड है वहां पे लार्ज मल्टीनेशनल बैंक्स होते हैं, जैसे डॉइचे बैंक हुआ, यूबीएस हुआ, जेपी मॉर्गन हुआ, दे आर सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज प्रोडक्ट्स। जो बाई साइड में होता है उसमें जनरली वो क्लाइंट्स आते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज प्रोडक्ट्स या फिर फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज को बाय कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट अकाउंट। वो कंपनीज जो एंगेज है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में, एमएनसी कंपनीज, वो लोग फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में एंटर करती हैं टू रिसीव एंड पे इन फॉरेन करेंसीज। फिर आता है गवर्नमेंट्स, सेंट्रल बैंक्स। इसमें सॉवरेन वेल्थ फंड्स भी आते हैं जिनको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए टू मीट देयर ट्रांजेक्शनल नीड्स। उनको अपनी एम्बेसीज चलानी है, उनको कॉन्सुलेट्स चलाना है, उनको इन्वेस्टमेंट करना है फॉरेन कंट्रीज में। फिर सेंट्रल बैंक्स को फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस में एंटर करना है टू मैनेज द डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट। फिर आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए सो दैट दे कैन बाय इन्वेस्टमेंट्स इन फॉरेन कंट्रीज। इसमें दो टाइप के अकाउंट्स आते हैं, एक रियल मनी अकाउंट्स आता है और एक लेवरेज्ड अकाउंट्स आता है। रियल मनी अकाउंट्स में आर दोज अकाउंट्स विच आर मैनेज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, जहां पे आपको लेवरेज यूज करना अलाउ नहीं है, यू कैन नॉट ट्रेड इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फिर आता है लेवरेज्ड अकाउंट्स जहां पे मैनेज्ड होता है बाय प्रोफेशनल ट्रेडर्स, हेज फर्म्स, जो लेवरेज यूज करते हैं आइदर by directly borrowing money or by using financial derivatives। फिर आता है रिटेल अकाउंट्स। इसमें आप और मेरे जैसे छोटे ट्रांजैक्शन जो इनिशिएट करते हैं वो इंक्लूड होते हैं। दिस इज डन बाय स्मॉल इंस्टीट्यूशंस, हाउसहोल्ड्स, कंज्यूमर्स, टूरिस्ट। जनरली जो रिटेल अकाउंट्स होता है वो यूज होता है टूरिज्म पर्पस के लिए एंड फॉरेन कंजम्पशन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। फिर देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेजिम। फॉरेन एक्सचेंज रेट रेजिम का क्या मतलब होता है कि कोई भी सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी फ्रेम करती है जिससे वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को मैनेज कर पाए। अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेज नहीं होगा, इट विल बी हाईली वॉलेटाइल, तो इससे काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा, जिससे आपकी कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, स्ट्रैटेजीज सारे इफेक्ट होंगे। इसीलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कंट्री के एक्सचेंज रेट को मैनेज करना। एक आइडियल एक्सचेंज रेट क्या होता है? इसमें तीन क्राइटेरिया हैं। सबसे पहले वो एक्सचेंज रेट स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो करेंसी है वो फुल्ली कन्वर्टेबल होनी चाहिए। इट कैन बी फ्रीली एक्सचेंज फॉर एनी पर्पस एंड इन एनी अमाउंट, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए ऑन द फ्लो ऑफ कैपिटल। और थर्ड, हर कंट्री अपने हिसाब से एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम कर सके। प्रैक्टिकली कोई भी कंट्री ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है रियल वर्ल्ड में। अभी अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रेजिम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले, कोई भी एक्सचेंज रेट रेजिम आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। एक, आप वो कंट्रीज को इंक्लूड करो जो खुद की करेंसी प्रिंट नहीं करती, उनका खुद का कोई भी लीगल टेंडर नहीं होता। और एक, वो कंट्रीज जो खुद की करेंसी इशू करती है। तो पहले अपन समझेंगे कि उन कंट्रीज जो खुद की करेंसी इशू नहीं करती, जिनका खुद का कोई लीगल टेंडर नहीं होता, वो कैसे अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकती है। इसमें सबसे पहले आता है डॉलराइजेशन। डॉलराइजेशन में आप खुद में कोई करेंसी प्रिंट नहीं करते, आप कोई और कंट्री की करेंसी को यूज करते हो अपने कंट्री में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब जब आप खुद की करेंसी ही प्रिंट नहीं कर रहे तो आपके पास मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट करने की कोई एबिलिटी भी नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ इट इज जिम्बाब्वे।
याद रखना डॉलराइजेशन इज जस्ट अ वर्ड, इसका ये मतलब नहीं है आप यूएस डॉलर्स को इंक्लूड कर रहे हो या यूएस डॉलर्स को यूज कर रहे हो। आप कोई भी कंट्री की करेंसी को यूज कर सकते हो, उसको अपन डॉलराइजेशन नाम देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में ज्यादा कंट्रीज यूएस डॉलर्स को ही यूज करती है, इसीलिए नाम पड़ा डॉलराइजेशन। फिर आता है मॉनेटरी यूनियन। इस अरेंजमेंट में कुछ कंट्रीज मिलती हैं और एक कॉमन करेंसी को यूज करती है rather than each country issuing their own individual currency. A good example of it can be यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उन सबको यूरो को यूज करना है एज देयर करेंसी। वो लोग खुद की करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, और सिंस वो खुद की करेंसी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन मॉनेटरी पॉलिसी। फिर आता है वो कंट्रीज जो अपनी करेंसी इशू कर सकती हैं। इसमें सबसे पहले आता है करेंसी बोर्ड सिस्टम विच इज सीबीएस। सीबीएस एक ऐसा मॉनेटरी रेजिम है जहां पे आप एक एक्सप्लिसिट, एक एक्सक्लूसिव लीगल कमिटमेंट, एक लीगल एग्रीमेंट साइन करते हो दूसरी कंट्री के साथ कि भाई हम हमारा डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट फिक्स करेंगे आपकी करेंसी के एक्सचेंज रेट के साथ एज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। सबसे अच्छा एग्जांपल करेंसी बोर्ड सिस्टम का है वो है हांगकांग एसएआर। हांगकांग की सेंट्रल बैंक ने बोला कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो यूएस डॉलर्स के साथ हमेशा फिक्स रहेगा, और हांगकांग की सेंट्रल बैंक तभी अपनी करेंसी प्रिंट कर सकती है, उसको इशू कर सकती है, जब उसके पास इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ यूएस डॉलर होगा। मतलब उसको हमेशा अपने पास रिजर्व्स में यूएस डॉलर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, एक 100% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। अब जब आप कोई रिजर्व मेंटेन करोगे तो उसको आप खाली तो नहीं जाने दोगे, यू विल अर्न सम इंटरेस्ट ऑन इट। तो इसीलिए सेंट्रल बैंक ऑफ हांगकांग को अपने डॉलर रिजर्व्स में इंटरेस्ट अर्न करने मिलता है। डॉलराइजेशन में क्या होता था कि आप कोई रिजर्व मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप खाली उस कंट्री की करेंसी को यूज कर रहे हो, तो वहां पे कोई भी आपको इंटरेस्ट इनकम नहीं होता था। बट करेंसी बोर्ड सिस्टम में आप एक्सचेंज रिजर्व भी मेंटेन कर रहे हो और इसीलिए आपको इंटरेस्ट भी अर्न करने मिलता है। पर याद रखना सीबीएस में भी द कंट्री कैन नॉट कंडक्ट इट्स ओन मॉनेटरी पॉलिसी। खाली आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए अपनी लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, बाकी आप एक फुल फ्लेजेड मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट नहीं कर सकते। फिर आता है कन्वेंशनल फिक्स्ड पेग अरेंजमेंट। नाम से समझो, आप अपने एक्सचेंज रेट को पेग कर लिए हो टू आइदर अ सिंगल करेंसी और अ ग्रुप ऑफ करेंसी। जनरली आप अपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन अलाउ करते हो, बट जस्ट ±1% बैंड में। मॉनेटरी अथॉरिटी के पास यहाँ पे ये एबिलिटी रहती है कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन करके, मतलब डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज को बाय सेल करके अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सके, या फिर इनडायरेक्ट इन्वेंशन को भी यूज कर सकती है। इनडायरेक्ट इन्वेंशन में आप अपने फॉरेन एक्सचेंज रेट को रेगुलेट करते हो यूजिंग आइदर इंटरेस्ट रेट और सम अदर एफएक्स ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी के पास सफिशिएंट लेवल ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व होना चाहिए, तभी वो एक फिक्स्ड पेग अरेंजमेंट को मेंटेन कर सकती है। तो सर सीबीएस सिस्टम और फिक्स्ड पेग अरेंजमेंट सिस्टम में क्या फर्क है? दो फर्क आता है। सबसे पहले कन्वेंशनल फिक्स्ड पेग अरेंजमेंट में कोई लेजिस्लेटिव कमिटमेंट नहीं है, कोई लीगल एग्रीमेंट आपने साइन नहीं किया है कि हम हमेशा एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करके रखेंगे। और दूसरा, यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी के पास थोड़ा डिस्क्रिशन होता है टू मेंटेन द लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वहां पे आपके पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, आपको 100% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर आता है टारगेट जोन। टारगेट जोन में भी आप एक फिक्स्ड रेट पेग रेजिम को ही फॉलो करते हो, बट जस्ट जो आपका फ्लक्चुएशन बैंड है वो थोड़ा और वाइड हो जाता है, वो ±1% से बढ़ के ±2% हो जा रहा है। नाउ सिंस द फ्लक्चुएशन बैंड इज गोइंग वाइडर, it allows the monetary authority to have more discretion ओवर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। फिर आता है क्रॉलिंग पेग। क्रॉलिंग पेग में क्या करते हो, आप अपने एक्सचेंज रेट को बहुत फ्रिक्वेंटली एडजस्ट करते हो, बहुत फ्रिक्वेंटली पैग करते हो अगेंस्ट अनदर करेंसी। जनरली आप डेली एडजस्ट करोगे या फिर आप वीकली एडजस्ट करोगे। यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है एक्टिव क्रॉलिंग पेग अरेंजमेंट का। एक्टिव क्रॉलिंग पेग अरेंजमेंट में आप अपने एक्सचेंज रेट को एडवांस में ही अनाउंस कर देते हो फॉर अपकमिंग वीक्स। याद रखना यहाँ पे भी मॉनेटरी अथॉरिटी के पास लिमिटेड डिस्क्रिप्शन होता है ओवर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली फॉलोइंग अ फिक्स्ड पेग अरेंजमेंट। फिर आता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट विथ क्रॉलिंग बैंड्स। यहाँ पे एक्सचेंज रेट फिक्स है, बट जो आपका फ्लक्चुएशन बैंड है वो अब क्रॉल हो रहा है, वो आप अब ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हो, सो योर फ्लक्चुएशन बैंड हैज बिकम इवन मोर
वाइडर। ये आप तब यूज करते हो जब आपको धीरे धीरे ट्रांजिशन करना पड़ता है फ्रॉम अ फिक्स्ड रेट रेजिम टू अ मोर फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग रेट रेजिम। आप तुरंत ही फ्लोटिंग रेट रेजिम नहीं इंप्लीमेंट कर सकते क्योंकि आपके पास आज वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, आज वो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसीलिए आप धीरे धीरे ट्रांजिशन करना चाहते हो फ्रॉम अ फिक्स्ड रेट रेजिम टू अ फ्लोटिंग रेट रेजिम, एंड दैट इज वाई यू यूज दिस मॉनेटरी मैकेनिज्म। ये मॉनेटरी मैकेनिज्म आपको ज्यादा डिस्क्रिप्शन अलाउ करता है ओवर योर मॉनेटरी पॉलिसी बिकॉज योर बैंड्स हैव बिकम इवन मोर वाइडर। फिर आता है एक मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो आपका एक्सचेंज रेट मूवमेंट है वो फिक्स भी नहीं है और वो पूरा फ्री भी नहीं है, उसको कोई मैनेज कर रहा है। सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलरली इंटरवीन करेगी टू मैनेज द एक्सचेंज रेट सच दैट इट कीप्स इन चेक द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। नाउ ये इंटरवेंशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे मॉनेटरी अथॉरिटी अपने एक्सचेंज रेट को मैनेज कर सकती है आइदर विदाउट एनी स्पेसिफिक टारगेट और विद अ प्री डिटरमाइंड टारगेट लेवल। इसको अपन डर्टी फ्लोटिंग रेट रेजिम भी बोलते हैं। जनरली जब आप काफी ज्यादा इंटरफेयर करते हो तो जो आपके ट्रेडिंग पार्टनर हैं वो लोग भी इन्फ्लुएंस करेंगे, वो लोग भी आके आपके एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स में अपना रिस्पॉन्स देंगे, जिसके कारण आपके फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी जो है वो कम होते जाती है। फिर आता है इंडिपेंडेंटली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। यहाँ पे एक्सचेंज रेट इज लेफ्ट टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट, इट इज फ्लोटिंग इंडिपेंडेंटली। मॉनेटरी अथॉरिटी कभी भी इंटरवीन नहीं करता है टू इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट। जनरली उसका खाली एक ही काम है कि हमको स्टेबिलिटी मेंटेन करना है एक्सचेंज रेट में, और इससे हम अपने मॉनेटरी पॉलिसी को बहुत ही इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट को ध्यान रखो। अगर आप एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर हो तो सबसे कम एफएक्स रिस्क आपको उस कंट्री में इन्वेस्ट करके आएगा जिस कंट्री ने अपनी इकोनॉमी को डॉलराइज कर रखा है विथ यूएस डॉलर्स। उसके बाद उस कंट्री से आएगा जिसमें सीबीएस सिस्टम इन्वॉल्व है विथ यूएस डॉलर्स, फॉलोड बाय अ कंट्री जो एक फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो डॉलराइज्ड इकोनॉमी विथ यूएस डॉलर्स में सबसे कम एक्सचेंज रेट रिस्क होगा और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्सचेंज रेट रिस्क होगा फॉर अ यूएस इन्वेस्टर। और जब डॉलराइजेशन और सीबीएस में कंट्री अपनी करेंसी को प्रिंट ही नहीं कर सकती, मॉनेटरी अथॉरिटी के पास ये एबिलिटी ही नहीं है, तो इट ऑल्सो कैन नॉट एक्ट एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अब अपन पढ़ेंगे कि कैसे एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशन से अपने ट्रेड बैलेंस इंपैक्ट होते हैं। लेट्स से आपकी कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। इसका मतलब अब आप अगर इंपोर्ट करने जाओगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और आप जब एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपके गुड्स चीप होंगे। तो आपका एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, आपका इंपोर्ट्स कम होगा और आपका ओवरऑल ट्रेड बैलेंस सरप्लस की तरफ मूव करेगा, आपके ट्रेड बैलेंस में डेफिसिट कम होगा। इसी का वाइस वर्सा इम्पैक्ट आता है व्हेन योर कंट्रीज एक्सचेंज रेट इज एप्रिशिएटिंग इन वैल्यू। ये डायरेक्टली अपन को देखने को मिलता है इन द फॉर्मूला एक्सपोर्ट्स माइनस imports which is x minus m, it is equal to s minus i which is private savings minus physical capital investment plus e minus g which is tax revenue minus government spending. So x minus m is equal to s minus i plus t minus g. अगर एक कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, एक्सपोर्ट कम कर रही है, तो उसका डेफिसिट बढ़ेगा और उसको कहीं से बोरो करके या फिर अपने एसेट्स को सेल करके इस डेफिसिट को फाइनेंस करना पड़ेगा। और तभी अपन बोलते हैं कि एक करंट अकाउंट डेफिसिट इज गेटिंग ऑफसेट बाय अ सरप्लस इन दी कैपिटल अकाउंट। इसी को अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखते हैं। कैपिटल फ्लोज जो है वो आपके एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में, और जो ट्रेड फ्लोज होता है वो आपके एक्सचेंज रेट मूवमेंट को इम्पैक्ट करता है इन द लॉन्ग टर्म। और ये ध्यान रखना, कैपिटल सरप्लस का मतलब है कैपिटल इनफ्लो। इससे आपका फॉरेन मनी इनफ्लो हो रहा है आइदर बाय वे ऑफ यू बोरोइंग फ्रॉम देम और यू सेलिंग योर एसेट टू द फॉरेनर्स। नेट इफेक्ट ये होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपकी डोमेस्टिक करेंसी में आता है जिसके कारण कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, या फिर अपन कैपिटल सरप्लस भी उसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड कैपिटल रेस्ट्रिक्शंस में इम्पोज करती हैं, रिस्ट्रिक्ट करती हैं। सबसे पहला रीजन है टू प्रोटेक्ट देयर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे डिफेंस हुआ, टेलीकम्युनिकेशन हुआ, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए गवर्नमेंट नहीं चाहती कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इन सेक्टर्स में आए एंड दे रेस्ट्रिक्ट कैपिटल फ्लो इन टू दिस सेक्टर्स। दूसरा, एसेट प्राइस वॉलेटिलिटी को मेंटेन करने में।
जब मैक्रो इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस समय क्या होता है कि बहुत लोग अपना कैपिटल आउटफ्लो करते हैं, आपके कंट्री के एसेट्स को सेल करते हैं। इससे आपके कंट्री के एसेट प्राइसेस क्रैश हो सकते हैं। टू अवॉइड सिचुएशन लाइक दिस, गवर्नमेंट पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल ऑफ सच एसेट्स। फिर आता है एफिशिएंट यूसेज ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, और ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम में। एंड लास्ट आता है टू रेज रेवेन्यू एंड मेंटेन लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। जब आपका डोमेस्टिक कैपिटल आपके ही कंट्री में होगा, तो उससे लोगों का डोमेस्टिक इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज होगा। जब इनकम इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा थ्रू टैक्सेशन। तो पहला पर्पस सॉल्व हुआ। और जब आपकी कंट्री में इतना ज़्यादा कैपिटल फ्लो होगा पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में, तो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी कम होता है, जिससे आपका डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाता है। सो दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ दिस एपिसोड। इस एपिसोड को बंद करने से पहले जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका एक क्लिक हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करता है आपके लिए ये कंटेंट लाने में। इस एपिसोड को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो एटलीस्ट एक फ्रेंड के साथ जिसकी आप हेल्प करना चाहते हो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।